छोटी छोटी बातें बड़े परिवर्तन की नींव होती हैं। तो मेरा 30 साल का जो है वो पढ़ाने का, अध्यापन कार्य का अनुभव और 4 साल मेंटरशिप का, उस सब में मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आई, वो ये नज़र आई कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अध्यापक के लिए है अपने लर्नर को जानना। हाँ, तरीके बहुत हो सकते हैं, कैसे हम अपने लर्नर को जानें, वो एक अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है वो अपने लर्नर को पहचान सकता है। कुछ-कुछ बातें मैंने पीपीटी में लिखी हैं, उमा शंकर सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा पीपीटी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे याद आई बातें, वो याद आई कि जब भी हम अपने क्लासरूम में जाते हैं तो किस तरह से हम अपने घर के गणित को बुक के गणित तक जोड़ें? ये लाइन अक्सर हम अपने मेंटर जो है डॉक्टर अनिल तेवतिया सर से सुनते हैं और उसी दिशा में हमेशा ये बात हम याद रखते हैं। ये जो कुछ अनुभव मैं आपके साथ साझा करूँगी, इनमें से ज़्यादातर मेरे अपने मेंटी स्कूल के गणित के जो अध्यापक हैं, उनके हैं। 1-2 अनुभव मेरे भी हैं। अनुभव की सीरीज़ बहुत लंबी है। उनमें से वो अनुभव जिनमें क्लासरूम्स बहुत एंगेजिंग रहे, वो मैं आपके साथ साझा करूँगी। तो ये सबसे पहली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि हम लर्नर को कैसे जानें। ये बहुत सारे साथी अपने-अपने आधार पर कोशिश करते हैं। कुछ साथियों ने मेरे साथ शेयर किया कि हम उनके बैकग्राउंड के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। जब भी हमें कोई क्लास मिलती है, तो हम बहुत ज़्यादा सिलेबस या उसके बारे में टेंशन नहीं लेते। उस काम को आसान करने के लिए हम अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, जो कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में पूरी नहीं होती। कभी-कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 4 या 5 क्लासेस होती हैं और प्रत्येक क्लास में हम 1 दिन में 3 या 4 बच्चों से बातचीत करते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, मेरा कम्युनिकेशन बच्चे के साथ कैसे जा रहा है। कुछ बच्चे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो दूसरे बच्चे इमोशनली थोड़े वीक होते हैं। जो बच्चे थोड़े इमोशनली वीक होते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम ये भी पहचान कर लेते हैं कि किस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, किसको कम की ज़रूरत है। उस हिसाब से हम बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। ये अनुभव मेरे साथियों के हैं, जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। हम अपना रिलेशनशिप बच्चों के साथ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, उतना ही लर्निंग प्रोसेस जो है वो निखरेगी क्लासरूम में। ये भी मेरे साथियों का अपना अनुभव रहा। बच्चों के लर्निंग स्टाइल बड़े फ़र्क होते हैं। कभी जो है बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कुछ बच्चों को समझाने से जल्दी नज़र आता है, कुछ बच्चों को ब्लैक बोर्ड की फिगर बनाने से जल्दी समझ आता है, कुछ बच्चे करके जो है वो जल्दी सीखते हैं। तो हमें अपनी आँख से देखकर और अपनी समझ से परख के ये पता लगाना है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है और हर बच्चे का और उसके हिसाब से हमें अपना लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये तरीके सजेस्टिव हैं और ये जिन साथियों को अपने क्लासरूम बहुत जो है मज़ेदार लगे और मुझे भी एंगेजिंग लगे, वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की। आप थोड़ा-सा नेक्स्ट स्लाइड सर। अब थोड़ा-सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लास में प्रत्येक बच्चे का लर्निंग लेवल जो है वो बड़ा फ़र्क है और हमारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं और अक्सर ये सवाल मुझसे मेरे अपने साथी पूछते हैं, जब मैं उनसे वर्कशॉप में रूबरू होती हूँ कि हम फ़र्क-फ़र्क टाइम पे फ़र्क-फ़र्क क्लासेस को फ़ेस कर रहे होते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लर्निंग लेवल उनका पता करें और किस तरह से हम आगे बढ़ें? तो ये एक और साथी का उन साथियों को जवाब था। उन साथी ने सिर्फ़ एक सेंटेंस बोला। दिल्ली कैंट एरिया के मास्टर जी थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। ये वाक़ई मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे कभी भी रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं होती है और अगर किसी बच्चे को मैं 6th क्लास में एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाना शुरू करूँ, तो मुझे पहले ये जाँचना चाहिए कि बच्चे को पहले फैक्टराइज़ेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है।
मान लो मेरे से चूक हो जाती है जाँचने में और मैं एलसीएम, एचसीएफ पढ़ाने की बहुत कोशिश करता हूँ, कई दिन लगते हैं और मेरे बच्चों को तो फैक्टराइज़ेशन नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है साथियों कि मुझे सफलता मिलेगी? तो जितनी एनर्जी मैं अपनी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, जो मैंने प्लान की है एलसीएम, एचसीएफ पढ़ाने में, उसमें से थोड़ी-सी मैं अपने बच्चों का लर्निंग लेवल जाँचने में और फैक्टराइज़ेशन के ऊपर काम कर लूँ, जो मेरे बच्चों को नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि मेरी राह थोड़ी-सी आसान हो जाएगी। ये बात मुझे अच्छी लगी उनकी और मैंने भी अपने क्लासरूम में अप्लाई करने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि लर्निंग लेवल का पता कैसे लगाएँ? तो कुछ-कुछ साथी जो है वो थोड़ा-सा बैक जाते हैं। उनके कुछ अपने टूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जैसे बच्चा 6th में आया, तो वो 5th का थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं कि किस बच्चे का कितना लेवल है, थोड़ा नोट डाउन करते हैं और अपने आगे की राह को आसान बनाते हैं। कुछ जो है बच्चों के बातचीत के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि बच्चे का लेवल कितना है, कुछ थोड़ा-सा उनके और थोड़ा-सा पीछे जाते हैं। जमा करना बच्चे को आ रहा है, घटा करना आ रहा है, गुणा करना आ रहा है, भाग करना आ रहा है, इस तरह से पता लगाते हैं। आइए अब मैं आपके साथ में एक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका जो हैं, वो नाम मैं जान के आपके साथ साझा नहीं करूँगी, स्कूल का नाम मैंने बता दिया है। उनका अनुभव, उनका क्लासरूम जो है वो साझा करती हूँ। मैडम जो हैं 6th क्लास में मुझे लेकर के गई। और उन्होंने मुझे कहा मेरी अपनी दोस्त भी हैं कि भई केयरफुली ऑब्ज़र्व करना और बच्चों का एन्जॉयमेंट जो है वो देखना, बच्चे कितने खुश हैं और कितना एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन बीच में इंटरप्शन नहीं। मैडम ने अपनी क्लास एक एनर्जाइज़र से शुरू की। एनर्जाइज़र भी बहुत छोटा और बड़ा आसान था और बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। मैडम ने बच्चों को सिर्फ़ एक छोटी-सी इंस्ट्रक्शन दी, बेटा हम सब जो है वो गिनती करते हैं, पर ये डिपेंड करेगा आप मुझे गिनती कितने तक करने देते हैं। लेकिन जब मैं 1 बोलूँगी तो आपको साइलेंट क्लैप करना है। हाथ गोल-गोल हिलाने हैं, साइलेंट क्लैप करना है। जब मैं 2 बोलूँगी तो आपको साउंड क्लैप करना है। जब मैं 3 बोलूँगी तो फिर से साइलेंट क्लैप करना है और इस तरह से 1-2 बार की प्रैक्टिस के बाद मैडम क्विकली जो है वो 30 तक जो है वो गिन के ले गई। अब मैडम ने बच्चों को आमंत्रित किया। एक बच्चे को बोला, "बेटा आप आइए, चॉक उठाइए और वो संख्याएँ लिखिए जिनके ऊपर साउंड क्लैप हुआ था।" 2-3 बच्चे मिलके और वो जो है साउंड क्लैप वाली संख्याएँ, सम संख्याएँ लिखने में सफल हुए। मैडम सिर्फ़ सपोर्ट कर रही थी, बच्चे आ रहे थे और किसी को ये नहीं कहा जा रहा था कि यहाँ गलती हो गई। कुछ-कुछ गलतियाँ हो रही थी लेकिन मैडम दूसरे साथी को इनवाइट कर रही थी और बच्चों ने ही मिलके जो है वो संख्याएँ लिख दी जिनके ऊपर साउंड क्लैप हुआ था। अब और बच्चों को आमंत्रित किया। इसी तरह से साइलेंट क्लैप जिन पे हुई थी वो संख्याएँ लिख पाई। अब मैडम ने गोला लगाया साउंड क्लैप की जो संख्याएँ थी और बच्चों से पूछा, "बेटा, इनमें कुछ खास संबंध है संख्याओं में, आप बताइए?" बच्चों का जवाब जो है वो बड़ा एकदम आने वाला था, "मैडम ये तो 2 का पहाड़ा है।" मैडम ने फिर कहा, "अच्छा थोड़ा और गौर से देखो, इनमें क्या संबंध है?" बच्चे थोड़ा-सा और आगे बढ़े और 1-2 बच्चे जवाब दे पाए, "मैडम इनके ना जोड़े बन जाते हैं।" मैडम ने बच्चों की सराहना की और फिर बच्चों को थोड़ा-सा और मोटिवेट किया, "अच्छा जब मैं संख्या पढ़ के बताऊँगी, तो उतने ही बच्चे सामने आएँगे, चलिए देख लेते हैं जोड़े बनते हैं कि नहीं। अच्छा पहली संख्या क्या है 2, 2 बच्चे उठ के आए, अच्छा ये तो दोनों दोस्त बन गए, चलो ठीक है। अब अगली संख्या क्या है? 4 है। 2 बच्चे ये हैं, कितने बच्चे और बुलाने होंगे? 2 बच्चे और आएँगे। ये जवाब बच्चे दे रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे और बार-बार बच्चों की बारी आ रही थी और मैडम जब भी 2 लिख रही थी, तो साथ में 2 बिंदियाँ 2 के सामने लगा के, अच्छा ये एक जोड़ा बन गया। फिर जब मैडम ने बोला अच्छा 4 हो गया, फिर 4 बिंदियाँ लगा दी। बच्चों कितने जोड़े बन गए? मैडम 2 जोड़े बन गए। अच्छा ये 4 बच्चे खड़े हैं, ये देखो ये 2 दोस्त बन गए, ये 2 दोस्त बन गए। अगली संख्या कितनी है 6 अब मुझे कितने बच्चे और बुलाने पड़ेंगे? अब थोड़ा-सा बच्चे सोचना शुरू हुए, अच्छा 4 बच्चे खड़े हैं। इस तरह से मैडम ने एंगेज किया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर सब बिंदियाँ लगाई
और अल्टीमेटली मैडम ले जाना चाहती थी कि ये संख्याएँ हैं किस तरह की? उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, जिनके पूरे-पूरे जोड़े बन जाते हैं। क्लास में थोड़ा-सा बच्चे जो है वो मुश्किल हो रहा था सम संख्या निकलवाना, पर मैडम भी जल्दीबाज़ी में खुद से बताने के मूड में नहीं थी। अल्टीमेटली बच्चों को ही धीरे-धीरे करके कहा गया और बच्चे जो है वो कह पाए कि हाँ मैडम, एक बच्चे ने शुरू किया, फिर दूसरे बच्चों को याद आया, फिर मैडम ने भी सपोर्ट किया, हाँ बच्चों, ये सम संख्याएँ हैं। अब ये जो दूसरी संख्याएँ हैं, ये क्या हैं? इस तरह से जो है मैडम की वो क्लास पूरी हुई, लेकिन मैक्सिमम बच्चे सारे मैक्सिमम क्या एंगेज हुए और बच्चों की समझ बनी। तो ये क्लास मुझे जो है वो बहुत इसमें लगा कि मैक्सिमम बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, किसी को प्रेशर नहीं है और बच्चे इन्वॉल्व हो रहे थे, जोड़े देख पा रहे थे, खुद से बता रहे थे कितने बच्चे हो रहे हैं और इस क्लास को मैंने बहुत एन्जॉय किया। अब आप सोचेंगे कि मैं आपके साथ साझा क्यों कर रही हूँ? आपके साथ इसलिए कि आपके माध्यम से पूरे दिल्ली के मैथ्स के अध्यापक जो हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि अगर हमारा लेवल ये है और बच्चे का ये लेवल है, तो हम जितने मर्ज़ी टूल्स बना लें, जितने मर्ज़ी पेडागोजी की बात करें, वो सब उसी तरह से अर्थहीन हो जाएँगे, जैसे बच्चे को गुणनखंड नहीं आ रहे और हम एचसीएफ के इतने सवाल करके चौक से नहाते रहते हैं और बच्चे जो है ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या सब हो रहा है। तो इस तरह से उस क्लास में कोई डर नहीं था, ये बात भी मुझे लगी। अब साथियों एक 10वीं क्लास का अनुभव जो है सर नेक्स्ट स्लाइड वो साझा करते हैं। मैं जान के 6 से 10th क्लास पे आ रही हूँ, क्योंकि समय जो है जितना अलाउ करेगा, उतने मैं आपके साथ अनुभव जो है वो साझा करूँगी। मिक्स क्लासेस हैं और मिक्स जो हैं टॉपिक्स हैं, पर इनमें जो बच्चे और टीचर जो है वो फ्रेंडली थे, वही अनुभव मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ। रेणुका मैडम जो हैं, वो हमेशा अपने बच्चों की दोस्त हैं। और उनकी क्लास में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को हक है, वो है सवाल पूछने का। एक दिन ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चल रही थी, तो मेरे साथ में 2 प्रिंसिपल मैम और वो पहुँचे। ये उस स्कूल में उस दिन जो है कुछ खास जो है क्रिएट नेट का सेशन चल रहा था, तो हम उस क्लास में पहुँचे। तो मैडम ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे चुकी थी हमारे जाने से पहले, लेकिन हमें ये समझ आ गया कि अभी क्लास शुरू हुई है और ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू हुई है। तो मैडम ने समकोण त्रिभुज बनाया, जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है स्लाइड में आप देख पा रहे हैं और मैडम ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, फिर टेबल बनाने की बात की और मैडम ने जैसे ही बताया कि टेंजेंट 90 इज़ नॉट डिफाइंड तो एक बच्ची खड़ी हो गई जो कि उनकी क्लास में ऐसा सस्टेन था ये डेकोरम कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो नॉइज़ नहीं होगा, बच्चा खड़ा हो जाएगा। मैडम भी समझ गईं और मैडम ने बोला, "हाँ बेटा।" तो बच्ची ने बोला कि मैम ये टेंजेंट 90 जो है ये नॉट डिफाइंड कैसे आया? ये तो समझ नहीं आ रहा। तो मैडम ने आंसर जो है वो देने की बजाय बच्चों की तरफ ही दे दिया। अच्छा बच्चों आप देखो ज़रा कि कैसे आया, सब मिलके पता लगाते हैं। क्या कोई बच्चा इसका आंसर कर सकता है? अब बच्चे भी थोड़ा सोचने लगे। तो एक बच्चे ने आंसर देने की कोशिश की कि मैडम ये जो टेंजेंट थीटा है, ये अभी आपने बताया कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। वो बच्चा ब्लैक बोर्ड के ऊपर आया। तो हो सकता है इससे कोई चीज़ लिंक हो। अब मैडम ने कहा कि भई ये तो ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में ये इसकी भुजाओं का जो अनुपात है, इसको हम नाम देते हैं, लेकिन मैं तो टेंजेंट 90 की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये जो हमें इस त्रिभुज में थीटा न्यून कोण लग रहा है, इसको हमें 90 डिग्री का, जो ये थीटा अभी आप देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे जो त्रिभुज बनी हुई है, इसमें न्यून कोण लग रहा है, इसको ज़रा 90 डिग्री का बनाते हैं। अब मैडम ने थोड़ा-थोड़ा सा इसको बढ़ाने का शुरू किया, जैसे मैंने स्लाइड में फिगर नंबर 2, 3, 4 अगले की उस पे दिखा रखी हैं। हर बार मैडम ब्लैक बोर्ड पे बनाती जाती थी और थोड़ा-सा कोण को जो बढ़ाती जाती थी और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये देखो, अगर ये थीटा जो है, ये अगर 90 डिग्री का बनेगा, तो आप बताओ ज़रा आधार क्या होगा? जो आप टेंजेंट थीटा अभी आप मुझे बता रहे थे कि लंब बटा आधार होता है, तो जब भी ये थीटा 90 हो जाएगा तो आधार जो है
वो क्या होगा? बातें बहुत छोटी-छोटी थी, लेकिन जिस बच्चे का सवाल था और जो दूसरे बच्चों को भी कुछ सवाल पूछने होते थे, वो सब मिलके ये समझ पाए कि हाँ, जब भी आधार शून्य हो जाएगा, तो वो टेंजेंट 90 को डिफाइन कैसे करेंगे। तो बच्चों के चेहरों के ऊपर जो सैटिस्फैक्शन की झलक थी, वो भी देख पाए। बाद में फिर हमने मैम से भी जो है वो फीडबैक साझा किया। तो मैम ने कहा कि जब भी मुझे ये पता चल जाता है कि कोई कन्फ्यूजन बच्चे के माइंड में चल रहा है, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ती और मेरी क्लास में बच्चे जो है वो एंगेज रहते हैं, एन्जॉय भी करते हैं। और इनकी क्लास की खास बात जो मेरी लर्निंग हुई, वो ये हुई कि मेरे हर बच्चे को अगर मैं सवाल पूछने का हाँ, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है, तो शायद ये मेरे लिए अच्छी बात होगी कि जैसे ही डाउट होगा, तो मैं समझ पाऊँगी। और एक जो डाउट्स का पूरा लोड जो बच्चे के माइंड में हो जाता है और फिर वो डरना शुरू कर देता है, वो एनवायरनमेंट कहीं दूर रहेगा क्लासरूम से। तो ये एक और अनुभव आपके साथ मैंने साझा किया। अब थोड़ा-सा चलते हैं वर्कशॉप का अनुभव। ये मेरे मेंटी स्कूल का नहीं है। ये सर नेक्स्ट स्लाइड। ये एक वर्कशॉप के दौरान एक मास्टर जी ने शेयर किया। तो ऐसे ही जो है सवाल था कि भई हम जो है किस तरह से अपने क्लासरूम्स को एंगेजिंग बनाएँ कि जहाँ बच्चे के माइंड में डर ना हो और बच्चे को रटना ना पड़े। तो सर ने शुरू किया कि भई जब भी मैं मेंस्ट्रुएशन कराता हूँ, तो कभी भी मैं ना फ़ॉर्मूला नहीं बताता। चाहे मुझे पेरीमीटर पढ़ाना हो, चाहे मुझे क्षेत्रफल पढ़ाना हो, मैं पहले अपने बच्चों को कुछ काम करने के लिए देता हूँ। और जब भी मेंस्ट्रुएशन कराना हो, उससे पहले मैं बच्चों को कह देता हूँ, ख़ास तौर पे जब क्षेत्रफल वाला टॉपिक कराना हो कि बच्चों कल ना 2-3 अखबार अपनी कॉपी में चिपका के ले आना। तो बच्चे ले आते हैं, फिर मैं उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये क्षेत्रफल है क्या? कोई चीज़ जो है वो सतह पे कितना जो है वो एरिया घेरती है, वो क्षेत्रफल है, उसको नापें कैसे? क्योंकि हर चीज़ को मापने की कोई ना कोई इकाई होती है। फिर मैं उनको इकाई से रूबरू कराता हूँ कि ये जो सबसे छोटा वर्ग है, ग्राफ के ऊपर आप देख पा रहे हो जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, जो छोटा वर्ग है, जिसकी चारों भुजाएँ जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं, लंबाई-चौड़ाई बराबर हैं। ये एक इकाई है क्षेत्रफल को नापने की। फिर मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा चलो आयत का क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला नहीं देता हूँ मैं उनको। मैं उनको कहता हूँ बच्चों आप 8-10 आयत जितने भी बना पाओ वो बना लो, जैसे मैंने इसमें स्लाइड में दिखा रखी हैं, ये बच्चे बनाते हैं। ग्राफ उनके पास है, पेंसिल बॉक्स कैंपास लेके आते हैं और बच्चे अपने आप से ये आयत बना लेते हैं। उसके बाद सिंपली मैं क्लास में घूम-घूम के इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि बच्चों अच्छा प्रत्येक आयत की लंबाई देखो कितनी है, वो लिख दो वहाँ पे और चौड़ाई कितनी है, वो भी लिख दो। और मैं क्लास में राउंड लगा के देख रहा होता हूँ कि बच्चे हाँ। और बच्चों देखो आप खाने गिन के भी देख सकते हो, तो वो दोनों आपके मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अब हम इन सब का क्षेत्रफल देखना चाहते हैं, तो जो वो हमारी इकाई है, जो हमने एक छोटा आपको वर्ग बताया है, 1 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, वो हमारी इकाई है। इस तरह की इकाइयाँ जो हैं, पहले पहले वाली आयत में गिन के देखो। मैं फिर से राउंड लगाता हूँ और बच्चे जो है गिन के देखते हैं 1, 2, 3 ऐसे गिनती करते हैं और पहले वाली आयत में कितनी इकाइयाँ हैं वो लिख लेते हैं। साथ में मैं उनको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का भी बोलता हूँ। Is she audible now? तो सर शायद उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, उनकी आवाज़ हम नहीं हाँ सुन पा रहे हैं। अच्छा yes बच्चों yes आप देखो। yes again connected yes हाँ, सर कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं वो बीच में आपकी मैडम वॉइस चली गई थी। यस प्लीज कंटिन्यू हाँ जी, हाँ प्लीज जी। तो फिर मैं बच्चों को थोड़ा इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जो आपने इकाइयाँ देखी प्रत्येक आयत में, क्या वो हर बार लंबाई गुणा चौड़ाई आता है? तो बच्चे कहते हैं हाँ। एक बार फिर से करके देखो, आर यू श्योर कि वो लंबाई गुणा चौड़ाई आ रहा है? हाँ सर। तो क्या हम आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ले सकते हैं?
सर का ये मानना है, जिन्होंने ये शेयर किया था, कि मुझे कभी भी क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं होती है मेरी क्लास में, और मैं रिजल्ट का भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में पहले बच्चे मिलके ये समझ बनाते हैं कि एक्चुअली ये क्षेत्रफल है क्या? आयत का बना कैसे? जब सर ये वाली बात शेयर कर रहे थे, तो मुझे अपना क्लासरूम याद आ रहा था। मेरे अपने क्लासरूम में जब मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर शुरू हुआ, आप आयत और वर्ग का बताया गया। तो मेरे माइंड में ये मिसकंसेप्शन हो गया, जब मैं स्टूडेंट थी 5th, 6th, 7th क्लास में, अभी एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, कि त्रिभुज का कोई परिमाप नहीं होता, क्योंकि क्लास में फिर धीरे-धीरे करके 9th में जाके थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, तो पता चला कि परिमाप तो बाउंड्री है, और वो तो त्रिभुज का, चतुर्भुज का, वृत्त का, किसी का भी हो सकता है। वो तो सिर्फ़ हमें बाउंड्री देखना है कि क्या है। I think again lost the connection. पूनम मैडम सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, विनोद नहीं, मैम, आवाज नहीं आ रही है। विनोद मैम शायद आपसे म्यूट तो नहीं हो गया, क्योंकि नहीं, आपकी म्यूट वीडियो नहीं तो है। दिख रही है। नहीं, म्यूट नहीं है उनका, म्यूट नहीं है। म्यूट नहीं एक्चुअली है। उनकी पिक्चर तो दिख रही है। कनेक्शन लॉस्ट हो गया। हाँ, उनका जो है नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो गया है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हेलो, कैन यू हाँ हियर मी? विनोद मैडम, हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मैडम आपका। हेलो, विनोद मैडम सुन पा रहे हैं क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। विनोद मैडम सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी? उमा Yes, शंकर yes, सर? yes, हाँ yes. जी, Now you are हाँ जी audible, सर। audible. जी, Yes. अभी एक मैं अपना खुद का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। मेंस्ट्रुएशन का ही टॉपिक जो है वो चल रहा था, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला लिखा, तो बताया गया कि भाई सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। तो मेरी एक स्टूडेंट जो है वो खड़ी हो गई, और ये बात बहुत अच्छी जो है वो लगी मुझे कि मैडम ये 2 पाई आर क्यों होता है, ये 5 पाई आर क्यों नहीं होता, ये 7 पाई आर। सर नेक्स्ट स्लाइड, क्यों नहीं होता? तो वहां पे जैसे ही बच्ची का क्वेश्चन आया, तो वहां पे रोक दी गई क्लास। फिर बच्चों को कहा गया कि बेटा अभी हम इस क्वेश्चन को अभी एड्रेस करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें घर में बहुत सारे वृत्त बनाने पड़ेंगे। तो आप 3, 4, 5 जितने भी वृत्त बनाओगे घर में, तो वो आप वृत्त बनाइए, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि त्रिज्या कितनी ले रहे हो आप वृत्त की, और फिर जो वृत्त की परिधि है उसके ऊपर धागा जो है वो काटकर एकदम टाइट रख के गोल गोल घुमा करके, और एंड तक जो है वो काटिए कितना आया, फिर उसको फुट्टे के ऊपर रख के नापिए, तो आपको पता चलेगा कि परिधि कितनी है। अब आप दूसरे सर्कल का करिए, तीसरे सर्कल का करिए, जितने भी आप वृत्त बनाएंगे, प्रत्येक वृत्त का आपको त्रिज्या नापनी है और परिधि नापनी है। अब पहले वृत्त के लिए आपने जो उसकी परिधि का माप आया, उसको जो व्यास है, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है वो भी आपको पता करना है। व्यास से भाग करना है और देखना है संख्या क्या आई। इसी तरह से दूसरे वृत्त के लिए करना है, तीसरे वृत्त के लिए करना है, चौथे वृत्त के लिए करना है, पांचवें वृत्त के लिए करना है। बस इतना काम आप करके आना। उसके बाद जो है फिर देखते हैं कि क्या हमें इसका जवाब मिलता है कि नहीं। बच्चे बड़े एक्साइटेड रहे उस दिन, क्योंकि उनको तो इस चीज का आंसर चाहिए था। जब भी बहुत सारे आंसर बच्चों को नहीं दिए गए, होल्ड करके रखे, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है, तो बच्चों को उसको घर में करने में, वो उसको होमवर्क नहीं कहा गया,
लेकिन बच्चों ने वो बहुत सारे वृत्त जो है वो ड्रॉ किए, अगले दिन लेकर के आए, ये धागे चिपकाए, बताए कि मैडम वो कुछ ना 3 दशमलव कुछ आ रहा था, एग्जैक्टली 1/4 बच्चों का नहीं आ रहा था, थोड़ा-थोड़ा मेजरमेंट में फ़र्क था। फिर ज्यादातर कंक्लूजन बच्चों का भी और बच्चों को जब दिखाया गया क्लास फिर डिस्कनेक्ट हो गई विनोद मैम। यस 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 यस, अभी आ जाए। हाँ वो आते हैं अभी। सच में ये जो एक्टिविटीज बता रहे हैं विनोद मैम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम देख ही सकते हैं कि अगर पाई की वैल्यू अगर बच्चों खुद एक्सपेरिमेंट करके निकालें, खुद ट्राई आउट करके निकालें तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनको, रादर देन हम उन्हें बताएं कि पाई की वैल्यू ऐसे 22/7 आती है। इससे अच्छा है वो खुद एक्सपेरिमेंट करके निकालें। मैम आ गए? विनोद मैडम अभी अभी नहीं। नहीं, अभी मैम सॉरी टू इंटरप्ट, एक रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल वर्ड्स जो है वो थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दीजिए, सिंस मैं साइंस से हूँ तो मुझे वो त्रिज्या एंड ऑल मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं है। राइट राइट। त्रिज्या रेडियस को कहते हैं, व्यास डायमीटर को कहते हैं। विनोद मैम आ गए, प्लीज कंटिन्यू। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। विनोद मैडम सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम, हाँ जी। बीच में आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था तो हाँ हम जी, लोग सुन नहीं पाए हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बैक जाती हूँ। तो बच्चों ने विनोद मैम हाँ सॉरी जी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बीच में एक मीनाक्षी मैम की रिक्वेस्ट आई है कि टेक्निकल टर्म्स जो हैं उनको इंग्लिश में भी बताएं, जैसे जी, त्रिज्या है तो उसको रेडियस भी हम बोले। जी, जी, आकांक्षा मैडम आई थिंक। जी, आई टेक केयर। जी, Thank तो हाँ जी, बच्चे जो हैं वो घर पे अपने आप से रेडियस को मेजर कर पाए, डायमीटर को कर पाए और सरकमफ्रेंस को, और जब उन्होंने सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया तो लगभग बच्चों का आंसर 3.1 तक पहुंच गया। आगे कुछ एरर्स थे, फिर कंक्लूड किया गया कि 3.14 आया है। बच्चे बड़े हैरान थे, एक्साइटेड थे कि सबका 3 दशमलव कुछ आ रहा है। और फिर जो है ये कंक्लूड किया गया कि भाई हर बार ये अनुपात जो है 3.14 के लगभग आएगा, और 3.14 लगभग को हम पाई जो है 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस जो है वो पाई डी के सर नेक्स्ट साइड, थोड़ा सा स्लाइड का अगला वाला पार्ट दिखाएंगे। तो बच्चे जो है वो इस तरह से हाँ जी, थोड़ा सा हाँ, हाँ जी, वो निकाल कर लेकर के आए। और फिर सब बच्चों ने कंक्लूड किया कि ये जो रेशियो है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर ये पाई आएगा, सरकमफ्रेंस पाई डी, और क्योंकि डायमीटर 2r होता है इसलिए सरकमफ्रेंस 2πr होगा। तो बच्चों को जब खुद से आंसर मिला तो बच्चों का आगे काम करने का जुनून, और उनको ये लगा कि वो तो बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। तो ये वाली मेरी क्लास जो है काफी जो है इस बात का ध्यान रखती थी कि हाँ खुद से वो करके देखें, करके देखते थे, पता लगाते थे, और क्वेश्चंस करने में और कैलकुलेशन में थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा अपनी क्लास के साथ। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका के सर हैं जो कि टीडीसी भी हैं। उनकी क्लास का अनुभव बहुत ही मजेदार है। उनकी क्लास में बिगिनिंग से ही जो है वो डू नाउ का कॉन्सेप्ट जो है वो चला, इस साल का अनुभव है। और उनकी क्लास जो है वो काफी काफी फॉलोअप्स हुए उनकी क्लास का। ये 10th से उनकी क्लास थी, ये रियल उनकी क्लासरूम का एक्सपीरियंस है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? थोड़ा सा बैक एक पीछे वाली स्लाइड पे जाएंगे सर। डू नाउ का जो एक्सपीरियंस है उनका, उसमें सर ने क्या किया, मॉनिटर को असाइन की ड्यूटी, मॉनिटर जी आज से मैं सिर्फ अकेला जो है वो ब्लैक बोर्ड पे काम करने वाला नहीं होऊंगा, हम सारे मिलके करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में लिया जाएगा उसके ऊपर हर दिन आपको मॉनिटर जी को 2 बच्चों को ड्यूटी असाइन करनी है। अगले दिन वो बाई चांस इस क्लास के क्लास टीचर भी हैं, जब मैं हाजिरी लूंगा तो 2 बच्चे जो हैं वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ सवाल बना के लाएंगे। लेकिन ध्यान रहे
वो सवाल जो है वो बुक के नहीं होंगे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे, छोटे होंगे और सिर्फ 2 ही सवाल बनाने हैं। तो बच्चे जो हैं वो मॉनिटर जी असाइन करते थे, हर दिन 2 बच्चे, और वो 2 बच्चे सवाल लिखते थे, बाकी उनकी क्लास क्योंकि पिछले दिन के टॉपिक से रिलेटेड होते थे, वो आंसर करती थी और सर फटाफट से अटेंडेंस लेके बहुत बारी अपने आप भी कुछ क्वेश्चंस लिख देते थे। तो ऐसे करके 1 महीने में उनके प्रत्येक स्टूडेंट्स की बारी आई और बच्चे जो हैं काफ़ी कुछ इस बारे में, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस होती थी, सवाल बनाते थे, जो कॉन्सेप्ट होता था, तो डू नाउ मैंने उनकी क्लास में बहुत लाइव देखा और बच्चों से कभी-कभी जब बात की कि भई कॉन्सेप्ट कैसे जा रहा है, क्वेश्चंस पूछे, तो बच्चे आंसर भी कर पाते थे। तो ये भी एक बड़ी एंगेजिंग और सैटिस्फैक्टरी क्लास रहती थी उनकी। तो मुझे लगा कि ये भी मैं आपके साथ साझा करूँ कि सर ने कितना भरोसा किया बच्चों के ऊपर और कोई बच्चा छूटा नहीं। 2 बातें मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी इनकी क्लास में, बच्चों के ऊपर ट्रस्ट कि वो सवाल बना के लाएँगे, वो इतने कैपेबल हैं और वो बूस्ट करते थे, प्रेज़ करते थे बच्चों की। और दूसरा ये कि कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं, सबकी बारी आ रही है, तो वो ब्लैक बोर्ड पे भी आके डायरी में लिख के लाए सवाल, फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखा और दूसरे बच्चे आंसर कर रहे होते थे। और इन्हीं की क्लास में स्टूडेंट फैसिलिटेशन का भी एक्सपीरियंस बहुत रोचक रहा। इन्होंने एपी पढ़ाने के बाद एक दिन ऐसे ही क्लास में खड़े होके कहा कि भई ठीक है, 10 दिन के बाद ना एपी उस दिन सैटरडे होगा, उन्होंने डेज़ काउंट करे और एपी आप बच्चों में से कोई पढ़ाएगा। अब एक बार तो हमने कर लिया, पर एक बारी आप लोगों में से भी, उस दिन मैं पीछे बैठूँगा स्टूडेंट की भूमिका में। उनकी क्लास से 3 बच्चे अपने आप से जो है वो उन्होंने वॉलंटियर किया। उसका फ़ायदा ये था कि 3 बच्चे इतने अच्छे से उन्होंने किया और तैयार एपी टॉपिक को कि जो रिवीजन होना चाहिए उसी आधार पे, और बाकी बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया कि बेटा आप सब लोगों को जिस दिन ये हमारे बच्चे सर और मैडम की भूमिका में होंगे तो आपको अपने डाउट्स पूछने हैं। लेकिन डाउट्स हवा में नहीं होने चाहिए, आप प्रैक्टिस करके आओगे। जो आप डाउट पूछोगे उससे पहले वाले लेवल का आपको आंसर आना चाहिए। ये जो फैसिलिटेटर होंगे वो ये भी पूछ सकते हैं। तो सभी बच्चों का वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया था और इस क्लास को तो कितनी बार जो है वो मैंने जो है देखा होगा और सर के इस टेक्निक को एन्जॉय किया और मेरे लिए भी ये एक लर्निंग थी कि ट्रस्ट जो है वो कितना बढ़िया हो सकता है। अब एक और जो है, हाँ, सर ने जितना मुझे समय दिया था, ये लास्ट में, ऐसे तो बहुत लंबी लाइन है, बट एक लास्ट अनुभव मैं आपके साथ साझा करती हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरे पास 9th क्लास थी। मेंटरशिप में आए उससे लगभग 5-6 मंथ्स पहले का ये अनुभव है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो, जैसे हम वर्गीकरण क्लासेस का किया हुआ था, प्रतिभा, निष्ठा, विश्वास ग्रुप, इस तरह के बच्चे जो है वो क्लास में वो क्लास थी। लेकिन उस क्लास में ये अनुभव इतना मज़ेदार था। 9th क्लास चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशंस, दोनों चैप्टर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट किया, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो थोड़ा फ़र्क ढंग से करने का सोचा। तो एक दिन बच्चों को ऐसे ही बोला कि बच्चों चलो ये 2 चैप्टर हमने कर लिए, अब रिवाइज़ भी करेंगे, लेकिन यूनिट टेस्ट ना इस बार आप लोगों से बनवाना है। इस बार कोई भी यूनिट टेस्ट जो है वो हम टीचर्स नहीं बनाएँगे। बच्चे बड़े हैरान हुए, उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि यूनिट टेस्ट वो बनाएँगे। तो क्लास में जो है वो 6-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए। बाय चांस 48 जो है स्टूडेंट्स थे, तो 8 ग्रुप जो है बन गए और हर एक ग्रुप को ये कहा गया कि भई हर एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स हैं, मिलके कंसल्ट करके और 6 सवाल बनाएँगे अपने यूटी के लिए। अब ग्रुप बन गए, बच्चों को बिठा भी दिया, लेकिन बच्चों को थोड़ा-सा लिखने में, फिर सवाल का लेवल कैसे हो, कैसे सवाल बनाएँगे, थोड़ा दिक्कत आ रही थी। थोड़ा और मोटिवेट किया गया कि चलो एग्ज़ाम्पल्स हम देख सकते हैं। फिर थोड़ा-थोड़ा हर एक ग्रुप के पास जाके बताया गया कि हाँ, हम ऐसे सवाल बना सकते हैं कि ये वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश में आता है, देखो इस तरह के हैं सवाल, बुक की थोड़ी मदद ले सकते हैं। और 2 पीरियड लगातार शायद कनेक्शन फिर से लॉस्ट हो गया है मैम के हाँ साथ। डिस्कनेक्ट हो गई है यस मैम। यस यस यस, फिर डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्शन। कुछ सवाल आए हैं मैडम? नो
सर अच्छा। प्रेज और अप्रिसिएशन ही है। ओके ओके। जैसे हम कहते हैं ना तो कि उसके बाद जो हुआ, हाँ हाँ जी, 50 yes. 50 क्वेश्चन जब बन गए, उसके बाद जो नजारा था वो ये था कि हर एक ग्रुप दौड़ दौड़ के दूसरे ग्रुप के पास जा रहा था कि भाई ये तुमने कौन से सवाल बनाए, बताओ, वो भी करने हैं, वो भी करने हैं, क्योंकि यूटी इन 50 में से आ रहा है। और अगर मैं डायरेक्टली सबको ये कहती कि भाई 50 क्वेश्चंस कर लो, तो बच्चे नहीं करते, लेकिन 50 क्वेश्चंस उन बच्चों ने किए, और जब मैं यूटी चेक कर रही थी तो मुझे जो है वो ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आया कि जो बच्चे 1-2 नंबर पे जाते थे वो 5, 6, 7, 8 यहाँ तक पहुंचे। तो ये भी तरीका जो है कभी-कभी हम जो है हर बार नहीं कर सकते हैं, बट सम टाइम्स जो है वो हम कुछ इस तरह के तरीके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये मेरे कुछ अनुभव थे अपने साथी टीचर्स के साथ। मुझे लगा कि मुझे अपने मैथमेटिक्स मेंटर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। चाहिए बातें आपको मालूम थी सभी साथियों को, पर थोड़ा-सा मुझे लगा कि चलो रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी बहुत बड़ी बातें करने से क्लासरूम में काम नहीं चलता, छोटी-छोटी बातें भी उपयोगी हो सकती हैं। पूनम मैडम, कुछ सवाल साथियों के आए हैं, तो मैं सवालों के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच विनोद मैम, लेकिन मैं यहाँ चैट में कोई भी प्रेशर नहीं देख रही, बस प्रेज अच्छा। और अप्रिसिएशन ही है सबको।